Welcome to the Career Comrade. Rise with Comrade. नमस्कार। आज हम झारखंड के लोक नृत्यों की एक बहुत ही रंगीन दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। जी, और हमारे पास जो जानकारी है वो सिर्फ सतह ही नहीं है, बल्कि वो इन नृत्यों की जड़ों तक जाती है। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि ये नृत्य कौन कौन से हैं, बल्कि ये क्यों हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। इनके पीछे की कहानियां क्या हैं। सही बात है। मतलब युद्ध, उत्सव, परंपरा, समाज, कितनी सारी परतें हैं इनमें। हाँ, तो फिर कहाँ से शुरू किया जाए? मेरे ख्याल से सबसे प्रसिद्ध नृत्य छऊ से शुरू करना सबसे अच्छा रहेगा। इसकी पहुंच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। बेहतरीन। छऊ, ये नाम ही अपने आप में बड़ा काव्यात्मक है। स्रोत बताते हैं कि छऊ का मतलब है छाया। हाँ, और इसकी शुरुआत सरायकेला से हुई, जो आज झारखंड में है। और फिर वहां से ये उड़ीसा के मयूरभंज और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया तक फैल गया। जी, और इसी वजह से इसकी 3 मुख्य शैलियां बन गईं: सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया। और ये जानना भी जरूरी है कि सरायकेला शैली को सबसे पुराना माना जाता है। अच्छा। और ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है ना? हाँ। पारंपरिक रूप से तो ये पुरुषों का ही नृत्य रहा है। मुझे एक बात बहुत फैसिनेट करती है कि 1938 में सुरेंद्र नारायण सिंह इसे यूरोप ले गए थे। सोचिए उस दौर में। हाँ, और फिर 1941 में महात्मा गांधी के सामने भी इसका प्रदर्शन हुआ। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक लोक कला नहीं थी, बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन चुकी थी। बिल्कुल, और उस पहचान का जो सबसे बड़ा, सबसे आकर्षक हिस्सा है वो है इसके मुखौटे। हाँ, मुखौटे। सरायकेला और पुरुलिया शैली में कलाकार पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं को बताने के लिए बहुत ही शानदार मुखौटे पहनते हैं। और क्योंकि इसमें संवाद नहीं होते, तो सारी भावनाएं, सारा ड्रामा, वो सब कुछ मुखौटों और शारीरिक हाव भाव से ही व्यक्त होता है। लेकिन यहाँ एक बात बड़ा ट्विस्ट है। मयूरभंज छऊ में मुखौटे होते ही नहीं। हाँ, ये सबसे बड़ा अंतर है और ये इसे बहुत अनोखा बना देता है। एक ही नृत्य पर अभिव्यक्ति के 2 अलग-अलग तरीके। ऐसा क्यों है? मतलब कोई खास वजह? शायद मयूरभंज शैली में चेहरे के असली भावों को ज्यादा महत्व दिया गया। वहाँ तांडव जो जोशीला अंदाज है, और लास्य जो कोमल और मधुर अंदाज है, दोनों का इस्तेमाल होता है। अच्छा। जबकि पुरुलिया शैली में सिर्फ तांडव नृत्य होता है। वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और ऊर्जा से भरा होता है। और छऊ की जड़ों में एक मार्शल आर्ट का भी जिक्र है, फरी खांदा कुछ ऐसा। बिल्कुल सही। सरायकेला छऊ का आधार ही फरी खांदा है, जो एक युद्ध कला है। फरी का मतलब ढाल और खांदा का मतलब तलवार। अरे वाह, तो ये तो एक तरह से एक वॉरियर डांस है। हाँ, कह सकते हैं। कलाकारों की हर हरकत में एक योद्धा वाली फुर्ती और अनुशासन साफ दिखता है। और इस कला को जिंदा रखने के लिए जो काम हुआ है वो भी कमाल है। सरायकेला में केंद्र भी स्थापित किए गए। जी, 1960 में सरायकेला छऊ केंद्र और फिर 2004 में नटराज कला केंद्र। और कलाकारों को जो सम्मान मिला है, पद्मश्री तक, सुरेंद्र नारायण सिंह, केदारनाथ साहू, श्यामाचरण पति, गुरु शशधराचार्य, ये सूची काफी लंबी है। और 2010 में तो यूनेस्को ने इसे अपनी विरासत सूची में शामिल कर लिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सच में। तो छऊ की ये जो मार्शल वाली आत्मा है, क्या इसी तरह का कोई और भी नृत्य है झारखंड में? हाँ, बिल्कुल है, और वो तो पूरी तरह से युद्ध कला पर ही आधारित है। पाइका नृत्य। पाइका, नाम से लग रहा है। पाइका का मतलब पैदल सैनिक होता है ना? सही पकड़ा। ये एक ओजपूर्ण नृत्य है। नर्तक सैनिक की वेशभूषा पहनते हैं, एक हाथ में तलवार और दूसरे में ढाल। जी, और सिर पर मोर पंख लगी पगड़ी पहनना अनिवार्य है। वो उनकी वीरता और शान का प्रतीक है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जो मुझे लगी वो ये है कि इसमें गीत नहीं होते। नहीं, ये पूरी तरह से गीत रहित नृत्य है। तो फिर माहौल कैसे बनता है? वो जोश कैसे आता है? सिर्फ वाद्य यंत्रों से। ढोल, नगाड़े और शहनाई की तेज धुनें ही लड़ाई का पूरा माहौल बना देती हैं। शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो कमाल की बात है। और डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने 1987 में इसे रूस में भी प्रस्तुत किया था। हाँ, मॉस्को में हुए भारत महोत्सव में। और कहते हैं कि वहां के दर्शक इसे देखकर दीवाने हो गए थे। मैं कल्पना कर सकता हूँ। तो ये तो हो गई वीरता और युद्ध की बात। अब थोड़ा जश्नों और त्योहारों की तरफ चलें। जरूर। चलिए अब उत्सव वाले नृत्यों की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले जदुर नृत्य का नाम आता है। जदुर, इसे निरु सुसंको भी कहते हैं। सही। जी, ये उराव जनजाति का नृत्य है
और ये फागुन के महीने से शुरू होकर चैत्र के सरहुल पर्व तक चलता है। तो ये वसंत के आगमन का उत्सव एक तरह से? बिल्कुल, प्रकृति का, नई फसल का और धरती की उर्वरता का जश्न। इसमें महिलाएं एक गोल घेरे में एक दूसरे का हाथ पकड़कर लय ताल के साथ नाचती हैं। ये जो घेरा बनाकर नाचना है, ये कई आदिवासी नृत्यों में दिखता है। ये शायद एकता का प्रतीक है। हाँ, समुदाय और प्रकृति के साथ एक तालमेल का प्रतीक है। अच्छा, और जब भी नृत्य, इसका नाम बड़ा अनोखा है। इसका नाम इसके मकसद से जुड़ा है। ये नृत्य शिकार से विजयी होकर लौटने के प्रतीक के रूप में किया जाता है। अरे वाह, तो ये जीत का जश्न है। हाँ, ये भी सरहुल पर्व के दौरान ही होता है। इसमें स्त्री पुरुष एक दूसरे की कमर पकड़कर नाचते हैं। और स्रोत बताते हैं कि गायक और मुख्य नर्तक बीच में होते हैं और पुरुष उन्हें घेरे रहते हैं। जी, ये शायद शिकार के दौरान की घेराबंदी या सुरक्षा की रणनीति को दिखाता है। हर मुद्रा का, हर स्टेप का कोई ना कोई मतलब है। ये बहुत दिलचस्प है। अब आते हैं उस नृत्य पर जिसका नाम शायद सबसे ज्यादा लोगों ने सुना होगा, कर्मा नृत्य या लहूसा नृत्य। हाँ, लहूसा। हाँ, ये तो पूरी तरह से एक सामूहिक उत्सव है। बिल्कुल। इसमें 8 पुरुष और 8 स्त्रियां होती हैं। वे एक अर्धगोलाकार यानी सेमी सर्कल बनाकर नाचते हैं। और इसकी एक खास बात है, शरीर को थोड़ा आगे की तरफ झुकाकर नाचना। हाँ, वही इसकी पहचान है। वो झुकाव इसे एक खास लय देता है। और इसके साथ लहूसा गीत भी गाए जाते हैं। मतलब ये पाइका की तरह खामोश नहीं है। नहीं, इसमें गीत और संगीत दोनों हैं और इसके भी 2 प्रकार बताए गए हैं, खेमटा और भिनुसारी, जिनकी धुनें और ताल शायद अलग-अलग मौकों के लिए होती होंगी। संभव है। तो हमने युद्ध देखा, उत्सव देखा। अब कुछ ऐसी सामाजिक परंपराओं की बात करें जो इन नृत्यों में झलकती हैं। जरूर, जैसे कि नचनी नृत्य। इसके बारे में जो मैंने पढ़ा वो काफी अलग है। हाँ, बताइए। ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है, लेकिन इसमें पुरुष ही स्त्री का वेश धारण करके नाचते हैं। जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह प्रदर्शन कला का एक बहुत गहरा रूप है, जहाँ कलाकार लिंग की पारंपरिक भूमिकाओं से परे जाकर एक कहानी कहता है, एक भाव को व्यक्त करता है। ये दिखाता है कि कला में पहचान कितनी तरल हो सकती है। सही बात है। और इसी तरह एक और नृत्य है जतरा नृत्य, जिसे कुंदिंग भी कहते हैं। हाँ, ये भी उरांव जनजाति का है। जी, ये भी एक सामूहिक नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष हाथ पकड़कर गोलाकार या अर्ध गोलाकार घेरे में नाचते हैं। वो सामुदायिक एकता की भावना इसमें भी बहुत मजबूत है। और अंत में एक वुरु नृत्य का भी जिक्र है। हाँ, वुरु नृत्य ये इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाता है कि ये परंपराएं स्थिर नहीं हैं। ये एक दूसरे से सीखती भी हैं और बदलती भी हैं। वो कैसे? क्योंकि स्रोत बताते हैं कि वुरु नृत्य असल में जदूर और कर्मा नृत्य का मिश्रण है। अच्छा, तो ये एक तरह का फ्यूजन डांस है? हाँ, कह सकते हैं। ये माघे पर्व के अवसर पर किया जाता है। ये दिखाता है कि संस्कृति एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसमें नई धाराएं आकर मिलती रहती हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो क्या सार निकलता है? हमने देखा कि झारखंड के लोक नृत्य कितने विविध हैं। बहुत ज्यादा। एक तरफ पाइका जैसा आक्रामक मार्शल डांस है, तो दूसरी तरफ कर्मा जैसा आनंद और उत्सव का नृत्य। और छाऊ में मुखौटों का वो गहरा सिंबलिज्म, जदूर का प्रकृति से जुड़ाव। हर नृत्य की अपनी एक अलग पहचान, एक अलग कहानी है। ये सब मिलके एक बहुत ही जीवंत सांस्कृतिक तस्वीर बनाते हैं। यहाँ जो सबसे जरूरी बात है समझने वाली, वो ये है कि ये नृत्य सिर्फ मनोरंजन या कला का प्रदर्शन नहीं है। नहीं, ये समुदायों का चलता फिरता जीवित इतिहास है। ये उनके विश्वासों को, उनकी जीवन शैली को, उनकी परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। मतलब हर नृत्य अपने आप में एक जिंदा किताब है। बिल्कुल। शिकार की रस्मों से लेकर युद्ध की तकनीकों तक और फसल के जश्न से लेकर पौराणिक कथाओं तक सब कुछ इसमें समाया हुआ है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है कि ये नृत्य सिर्फ देखने की चीज नहीं बल्कि समझने और महसूस करने की चीज है। एकदम सही। और अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। हाँ, जरूर। हमने बात की कि पाइका नृत्य को मॉस्को में पेश किया गया था और छाऊ तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब ये बहुत ही स्थानीय और गहरी जड़ों वाली कलाएं वैश्विक मंच पर पहुंचती हैं तो उनका क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या वे अपनी मौलिकता और अपनी आत्मा को बनाए रख पाती हैं या फिर वैश्विक दर्शकों के लिए उनमें कुछ बदलाव आ जाते हैं? और अगर आते हैं तो उन बदलावों का उनकी मौलिकता और भविष्य पर क्या असर पड़ता है? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा। स्रोतों में सबसे पहले अग्नि नृत्य का जिक्र है। नाम से ही लगता है कि इसमें
काफी श्रद्धा और शायद थोड़ा खतरा भी शामिल होगा। हाँ, खतरा तो है। ये विशुद्ध रूप से एक धार्मिक अनुष्ठान है जो मांडा या बिसु पूजा के दौरान होता है। ये देवी शीला को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और इसमें नर्तक दहकते अंगारों पर चलते हैं। तो ये सिर्फ एक नृत्य नहीं है, ये आस्था की एक कठिन परीक्षा है। ओह, अच्छा। अपनी भक्ति को साबित करने का एक तरीका। इसकी ऊर्जा बहुत तीव्र और आध्यात्मिक होती है। दहकते अंगारों पर चलना। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और नृत्य है मंडा नृत्य, जिसे भगतिया नृत्य भी कहते हैं। स्रोत बताते हैं कि यह पुरुषों का नृत्य है और इसमें गीत नहीं होते हैं। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। बिना शब्दों के भक्ति कैसे व्यक्त होती होगी? सही सवाल है। क्या पूरा जोर सिर्फ संगीत और शारीरिक मुद्राओं पर आ जाता है? बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझिए कि शब्द कभी-कभी भक्ति को सीमित कर सकते हैं, उसे एक तय अर्थ दे देते हैं। यहाँ गीत हटाकर श्रद्धा को असीम बना दिया गया है। सिर्फ ढाक की वो गहरी गूंज, नगाड़े की दमदार थाप और शहनाई की तान, वही भक्तों और भगवान शिव के बीच का संवाद बन जाती है। अच्छा। ये एक ज्यादा गहरी, ज्यादा आदिम स्तर की भक्ति है। कलाकार, जिन्हें भगतियां कहते हैं, जब नाचते हैं तो वे सिर्फ कलाकार नहीं होते, वे ईश्वर के प्रति समर्पित एक माध्यम बन जाते हैं। वाह, मतलब यहाँ संगीत ही भाषा है। बिल्कुल। एक और उपासना नृत्य का जिक्र है, खिटिदिया नृत्य, जो कि महिला प्रधान है। कहा गया है कि यह करम या जरगा के अखाड़े में होता है। ये अखाड़ा क्या सिर्फ एक जगह है या इसका कोई और सांस्कृतिक महत्व भी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। अखाड़ा सिर्फ जमीन का एक गोल टुकड़ा नहीं है, ये गांव का सांस्कृतिक केंद्र है, एक पवित्र स्थान जहां समुदाय इकट्ठा होता है, फैसले लेता है और अपनी कलाओं का प्रदर्शन करता है। तो जब महिलाएं इस अखाड़े में लहसुआ नाम की एक खास हस्त मुद्रा के साथ ये नृत्य करती हैं, तो वे असल में एक सामूहिक प्रार्थना कर रही होती हैं। उस जगह की ऊर्जा ही उस नृत्य को और भी शक्तिशाली बना देती है। तो ये साफ है कि आस्था इन समुदायों की नींव है। जी। और जहाँ इतनी गहरी और सामूहिक आस्था होती है, वहाँ उसके उत्सव का रूप यानी त्योहार और भी ज्यादा रंगीन और उल्लास से भरा हो जाता होगा। क्या ये रंग हमें त्योहारों से जुड़े नृत्यों में भी दिखाई देता है? अगर जड़ है तो त्योहार उसकी शाखाएं हैं जिन पर खुशी के फूल खिलते हैं, जैसे माठा नृत्य जो खास तौर पर सोहराई पर्व के समय होता है। सोहराई, ये पशुओं से जुड़ा त्योहार है ना? हाँ, ये पशुओं को धन्यवाद देने का त्योहार है और इस नृत्य में वही खुशी और मस्ती झलकती है। ये मुख्य रूप से पुरुषों का नृत्य है, लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि उरांव जनजाति में कभी-कभी महिलाएं भी पुरुषों के साथ इसमें शामिल हो जाती हैं। ये तो सामाजिक ताने बाने को भी दिखाता है। बिल्कुल। एक और नृत्य है बाहन नृत्य। स्रोत बताते हैं कि यह संथाल जनजाति का है और सरलुल पर्व पर होता है और इसमें साल और महुआ के फूलों का इस्तेमाल होता है। जी। ये जाहिर या सरना स्थल पर किया जाता है। ये जगह इतनी खास क्यों है? जाहिर या सरना स्थल को आप संथाल समुदाय का एक खुला मंदिर समझ सकते हैं। ये पेड़ों का एक पवित्र झुरमुट होता है जहां उनके देवता, उनके बोंगा निवास करते हैं। अच्छा। तो जब वे वहां साल और महुआ के ताजे फूलों को बालों में लगाकर बाहा नृत्य करते हैं, तो वे असल में किसी कंक्रीट के मंदिर में नहीं, बल्कि प्रकृति के बीच अपने देवताओं के साथ ही उत्सव मना रहे होते हैं। ये प्रकृति, पर्व और पूजा का एक अद्भुत संगम है। स्रोतों में आंगनई नृत्य का भी जिक्र है, जो कर्मा और जितिया के दौरान आंगन में होता है। आंगन तो घर का एक बहुत ही निजी घरेलू हिस्सा होता है। क्या इस नृत्य का वही होना इसके मिजाज को भी कुछ खास बनाता है? बिल्कुल। आंगन में होने की वजह से ये बहुत आत्मीय और अनौपचारिक हो जाता है। ये किसी मंच पर दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, ये अपनी खुशी, अपने दुख, अपनी सहेलियों के साथ बांटने के लिए है। बात तो सही है। इसकी ऊर्जा प्रदर्शन की नहीं, बल्कि विशुद्ध अभिव्यक्ति की होती है। महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंडली बनाकर अपनी भावनाओं को खुलकर जीती हैं। इसी का एक रूप लुजरी नृत्य भी है, जिसमें वो थोड़ा झुककर नाचती हैं। या एक ही भावना के अलग-अलग अंदाज हैं। तो हमने आस्था की गहराई देखी और त्योहारों का उल्लास भी महसूस किया। जी। अब हमारे सफर का अगला पड़ाव है फसल कटाई का जश्न। और यहाँ एक नाम बार बार आता है, झूमर। हाँ, झूमर। ऐसा लगता है ये सिर्फ एक नृत्य नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी विधा है। आपने सही पकड़ा। झूमर सिर्फ एक नृत्य नहीं, बल्कि झारखंड की लोक संस्कृति का उत्सव शास्त्र है।
ये फसल कटने की खुशी से जुड़ा है, जो किसी भी कृषि प्रधान समाज के लिए साल का सबसे बड़ा मौका होता है। बिल्कुल। इसीलिए इसकी इतनी किस्में हैं जो इस खुशी को अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग समय पर मनाती हैं। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो है दिन के पहर के हिसाब से झूमर का बदल जाना। जी, पाहिल सांझा नृत्य रात के पहले पहर में, अधरतिया नृत्य आधी रात में और भिनसरिया नृत्य सुबह होने पर। ये तो कमाल है। ये सिर्फ नाचने का समय तय करना है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा दर्शन है। ये सिर्फ एक कैलेंडर नहीं है, ये ऊर्जा का कैलेंडर है। ऊर्जा का कैलेंडर। हाँ, सोचिए, पाहिल सांझा की धीमी गति उस वक्त की है जब दिन भर की थकान के बाद समुदाय एक साथ बैठ रहा है। ऊर्जा शांत और स्थिर है। अदरतिया की लय में आधी रात का रहस्य और गहराता हुआ उल्लास है। और भिनसरिया की तेजी, वो सुबह की उस ताजगी और नई उम्मीद को दर्शाती है जब रात भर के उत्सव के बाद भोर हो रही है। अच्छा। ये नृत्य सिर्फ समय नहीं बताते, ये उस समय की सामूहिक भावना को जीते हैं। यह एक तरह से समाज की धड़कन है जो दिन के साथ साथ ऊपर नीचे होती है। ये तो अद्भुत है। मतलब नृत्य की गति समुदाय के मूड को दर्शा रही है। बिल्कुल। और स्रोतों में लिंग के आधार पर भी इसके प्रकार बताए गए हैं, जैसे करिया झूमर और मर्दानी झूमर। हाँ, करिया झूमर में महिलाएं एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर एक खास लय में घूमती हैं। इसमें लास्य और कोमलता होती है। वहीं मर्दानी झूमर में आपको पौरुष और ओज दिखेगा। मैंने एक बार ये नृत्य देखा था। पुरुष अपनी पारंपरिक धोती पहने, पैरों में भारी घुंघरू बांधे, और जब वे एक साथ गाते हुए जमीन पर पैर पटकते थे तो ऐसा लगता था मानो धरती कांप रही हो। वो सिर्फ नाच नहीं रहे थे, वो अपनी शक्ति, अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे थे। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक ठड़िया नृत्य का भी जिक्र है। इसका ये नाम क्यों पड़ा? ये इसके करने के तरीके से आया है। इसमें नर्तक बहुत ज्यादा घूमते या झुकते नहीं, बल्कि सीधी चाल में, यानी खड़े खड़े, खड़ा से ठड़िया, चलते हुए नृत्य करते हैं। ओह अच्छा, खड़ा से ठड़िया। जी, ये झूमर का ही एक शांत और संयमित रूप है जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। ये दिखाता है कि एक ही खुशी को कितने अलग-अलग अंदाज में जिया जा सकता है। पूजा, त्योहार और फसल, हमारे गांव का साल धीरे धीरे पूरा हो रहा है। लेकिन अभी भी कुछ नृत्य ऐसे हैं जो किसी खास जनजाति की पहचान या किसी खास कहानी से जुड़े हैं। जैसे स्रोतों में मुंडारी नृत्य का जिक्र है। हाँ, मुंडारी नृत्य मुंडा जनजाति की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। इसकी भी कई उपशैलियां हैं, जैसे जादूर, जतरा, जेना। हर शैली का अपना अलग संगीत, अपनी अलग वेशभूषा और अपना अलग मौका होता है। इसी तरह हो जनजाति में गोंग और माघे नृत्य प्रचलित है, और संथालों का लागाड़े नृत्य है, जिसकी खासियत यह है कि ये किसी भी खुशी के मौके पर किया जा सकता है। ये एक तरह से उनका गो टू सेलिब्रेशन डांस है। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी नृत्यों की बात की उनमें कलाकार का चेहरा और भाव महत्वपूर्ण थे, लेकिन स्रोत कुछ ऐसे नृत्यों का भी जिक्र करते हैं जहां पहचान छुपाई जाती है या किसी पात्र का रूप धरा जाता है। जैसे कलोरवा नृत्य में मुखौटे का इस्तेमाल। ये मुखौटा क्यों पहना जाता है? मुखौटा कलाकार को एक व्यक्ति से एक प्रतीक बना देता है। वो अब गांव का कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक पौराणिक पात्र, कोई आत्मा या किसी जानवर का प्रतिनिधि है। दिलचस्प है। ये नृत्य में एक रहस्य और नाटकीयता जोड़ता है, देखने वालों को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। इसी तरह का एक और नाटकीय नृत्य है काली नृत्य। है तो ये पुरुष प्रधान, लेकिन इसके केंद्र में एक महिला काली के रूप में होती है, और पुरुष सिर पर मुकुट पहनकर राधा कृष्ण के प्रसंगों पर नाचते हैं। यह भक्ति और नाट्य का एक सुंदर संगम है। और कुछ नृत्य तो पूरी कहानी ही कह देते हैं, जैसे जापी नृत्य, जिसे शिकार में मिली जीत का प्रतीक बताया गया है। बिल्कुल, यह नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये एक तरह का दस्तावेज है। जब पुरुष शिकार से विजयी होकर लौटते थे तो पूरा गांव इस नृत्य के जरिए उस जीत का जश्न मनाता था। अच्छा। इसके गीत उस शिकार की कहानी बयान करते हैं। यह समुदाय के जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल को कला के रूप में सहेजने का तरीका है। यानी ये नृत्य सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि समुदाय की स्मृति का भी हिस्सा है। बिल्कुल सही। इसी तरह के विजय और उल्लास की भावना गेना नृत्य में भी बताई गई है, जिसमें महिलाएं कतार बनाकर नाचती हैं।
जी, गेना नृत्य में जब महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक लंबी कतार बनाती हैं, तो ये उनकी एकता और सामूहिक शक्ति का प्रतीक बन जाता है। ये व्यक्तिगत खुशी नहीं, बल्कि सामूहिक जीत और उल्लास का नृत्य है। जैसे सबसे पहले या नृत्य का जिक्र है। ये खास तौर पर सरहुल पर्व के समय होता है ना? जी, और ये कृषि चक्र से जुड़ाव, हाँ, ये बहुत अहम लगता है। बहुत अहम है। जैसे हेरो नृत्य है जो धान की बुआई के बाद होता है। अच्छा, और फिर जुमाना गिना नृत्य है जो नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। तो इससे ये साफ पता चलता है कि समुदाय का जीवन प्रकृति के साथ कितना गहराई से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। धड़िया नृत्य का भी जिक्र है जो बीज बोने के बाद मौसमी बदलाव के समय होता है। अच्छा, दशहरा के समय के भी तो 2 खास नृत्य हैं। हाँ, एक तो है दसाएं हाँ, और दूसरा दस्य नृत्य। हाँ दस्य नृत्य। और ये जो दसाएं नृत्य है इसकी कहानी तो मतलब बहुत ही नाटकीय है ना? इसमें पुरुष महिलाओं के वेश में नृत्य करते हैं। बिल्कुल। और ये एक कहानी कहता है। कहानी ये कि कैसे आक्रमणकारियों ने कुछ आदिवासी क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया था। और उन्हें छुड़ाने के लिए पुरुषों ने महिलाओं का वेश धारण किया। ये तो कमाल की रणनीति है। यहाँ देहल देहल शब्द का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है हमने दुख को रौंद दिया। ये दुख पर विजय का प्रतीक है। तो ये सिर्फ एक नृत्य नहीं बल्कि इतिहास और प्रतिरोध का एक जीवंत प्रदर्शन है। वाह। और वहीं दूसरी तरफ दस्य नृत्य है। हाँ, वो संथाल जनजाति का नृत्य है और उसी समय होता है, लेकिन वो एक पुरुष प्रधान नृत्य है। अच्छा। इसी तरह कार्तिक पूर्णिमा के लिए रस नृत्य है और मकर संक्रांति के लिए दस नृत्य है। तो त्योहारों की तो एक लंबी सूची है। जी। त्योहारों के अलावा जीवन के जो खास मौके होते हैं, जैसे शादी ब्याह, वहां भी नृत्य की अहम भूमिका होगी। बहुत अहम। जैसे विवाह के अवसर पर होने वाला डोमकच नृत्य। ये तो बहुत सुना है। ये मुख्य रूप से महिलाओं का नृत्य है और इसमें 2 दल होते हैं। एक गाता है और दूसरा उसे दोहराता है। बिल्कुल। और ये होता कहाँ पर है? मतलब किसी खास जगह पर? इसकी खासियत यही है, ये वर या कन्या के घर के आंगन में होता है, जो उसे एक बहुत ही पारिवारिक और निजी उत्सव बना देता है। अच्छा। और इसमें साज भी तो होते होंगे। हाँ, कई वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है। शहनाई, बांसुरी, ढोल, नगाड़ा। स्रोत में इसके कुछ भेद भी बताए गए हैं, जसपुरिया, असमिया, झुमटा। हाँ, ये इसके अलग अलग स्टाइल हैं। और फिर एक घोड़ा नृत्य भी है। जी। ये ज्यादातर बारात के स्वागत में या फिर त्योहारों जुलूसों में होता है। हाँ, इसमें नर्तक बांस से बना घोड़े का ढांचा पहनकर नाचता है। अच्छा। और उसके एक हाथ में लगाम और दूसरे में 2धारी तलवार होती है। ये तो शौर्य का प्रदर्शन लगता है। बिल्कुल। और स्रोत में ये भी बताया गया है कि नागपुरी क्षेत्र में ये पाइकड़, जो कि एक तरह का योद्धा नृत्य है, उसके साथी के रूप में प्रसिद्ध है। अच्छा, और दुर्गानाथ राय का नाम भी इसके साथ जुड़ा है? हाँ, वो इसके लिए काफी प्रसिद्ध रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक कला किसी व्यक्ति विशेष से भी जुड़कर अपनी पहचान बना लेती है। सही बात है। इन स्रोतों में एक और दिलचस्प बात जो सामने आ रही है वो है नृत्यों में स्त्री और पुरुष की अलग-अलग या फिर साथ में जो भूमिका है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पैटर्न है। कुछ नृत्य तो पूरी तरह से महिला प्रधान है, जैसे जरगा नृत्य और दस नृत्य। ये मुख्य रूप से महिलाएं ही करती हैं। कली नृत्य भी महिलाएं ही करती हैं। अच्छा, कली नृत्य, इसमें राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दिखाया जाता है ना? जी, इसे नचनी खिलाड़ी नाच भी कहते हैं। और वह राचा नृत्य में तो स्त्री पुरुष के बीच की जो गति है वो और भी संरचित लगती है। हाँ बिल्कुल, वो एक संवाद की तरह है। संवाद की तरह? कैसे? उसमें 2 चरण होते हैं। पहले चरण में नर्तकियां पुरुषों की ओर बढ़ती हैं और दूसरे में पुरुष महिलाओं की ओर। बिल्कुल। तो ये एक सवाल जवाब की तरह लगता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। अब कुछ नृत्यों की पहचान तो किसी खास जाति या कहानी से भी जुड़ी हुई है। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे डाबर नृत्य है, जिसे लांगड़े नृत्य भी कहते हैं। जी, ये संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। और धड़िया नृत्य? वो उरांव जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है। इन विशिष्टताओं को समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये झारखंड की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं कि एक ही राज्य में अलग अलग समुदाय अपनी कला को कैसे सहेज कर रखते हैं। समझ गई। और कहानी कहने वाले नृत्यों में दसाएं के अलावा कली नृत्य भी है। हाँ, जो राधा कृष्ण की कहानी पर आधारित है। इसमें एक रोचक तथ्य था कि नर्तकी श्रृंगार तो करती है पर आभूषण नहीं पहनती। हाँ, और ये बहुत गहरा प्रतीक है। ये दिखाता है कि भक्ति में बाहरी चमक दमक का कोई मोल नहीं रह जाता। ये
कथात्मक तत्व इन नृत्यों को सिर्फ मनोरंजन से कहीं आगे ले जाते हैं। बिल्कुल, ये इन्हें एक तरह का सांस्कृतिक दस्तावेज बना देते हैं। मतलब ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी इन नृत्यों के जरिए ही जीवित रहती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। तो इन स्रोतों के आधार पर हमने झारखंड के लोक नृत्यों को सिर्फ सूचीबद्ध नहीं किया, बल्कि उन्हें त्योहार, सामाजिक अवसर, लैंगिक भूमिका और जनजातीय पहचान जैसे विषयों में बांटकर समझने की कोशिश की है। हाँ, और ये तरीका किसी भी विषय को सीखने या सिखाने के लिए एक बेहतरीन आधार बन सकता है। निश्चित रूप से। मुख्य बात यह है कि ये नृत्य केवल शारीरिक गतिविधि नहीं है। जी। ये समुदाय के विश्वास, उनके इतिहास और प्रकृति के साथ उनके संबंधों की अभिव्यक्ति हैं। तो जब हम इन परतों को समझते हैं, तभी हम इस कला का सही मायने में सम्मान कर पाते हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत ही मजबूत विचार है। यहाँ एक विचार छोड़कर जाते हैं। जी। इन स्रोतों में इन नृत्यों के पारंपरिक स्वरूप का वर्णन है, जी। लेकिन संथाल जनजाति के नृत्यों का काफी जिक्र है। सबसे पहले दोहा नृत्य का नाम आता है, जो विवाह से जुड़ा है। हाँ, और यहीं से हमें इसकी पहली दिलचस्प परत मिलती है। ये सिर्फ शादी के दिन का नृत्य नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये वर और वधू दोनों के घरों में होता है। अच्छा। तो ये शादी से पहले ही दोनों परिवारों को एक साथ लाने, एक दूसरे की परंपराओं को समझने और मतलब एक सामुदायिक उत्सव का माहौल बनाने का एक जरिया है। तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं है? नहीं, ये एक सामाजिक सेतु है। इसीलिए शायद इसका एक और नाम गुरु नृत्य भी है। गुरु शब्द का इस्तेमाल किसी चीज के महत्व को दिखाता है। संभवतः यही कारण है। हाँ। ये नृत्य रिश्ते की नींव रखने वाले गुरु या मुख्य अनुष्ठान की तरह है। अब सोचिए, एक तरफ विवाह जैसा मांगलिक अवसर है और वहीं दूसरी तरफ संथाल समुदाय का एक और नृत्य है जो हमें बिल्कुल अलग माहौल में ले जाता है। डोंगेड नृत्य। हाँ, दस्तावेज इसे एक सामूहिक शिकार नृत्य बताते हैं। ये तो उत्सव से सीधे अस्तित्व की लड़ाई पर आ गए हम। ये नृत्य असल में कैसा होता होगा? क्या ये किसी कहानी को दर्शाता है? बिल्कुल। ये सिर्फ शिकार की सफलता का जश्न नहीं है। आप कल्पना कीजिए, जंगल में एक सफल शिकार के लिए पूरे समूह में कितना गहरा तालमेल और अनुशासन चाहिए। कौन घेराबंदी करेगा, कौन जानवरों को हाँकेगा, किस संकेत पर हमला होगा। ये नृत्य उसी तालमेल का एक तरह से अभ्यास है। इसमें इस्तेमाल होने वाले वाद्य यंत्र सिर्फ संगीत नहीं पैदा करते हैं, वे जंगल की आवाज़ों, जानवरों की पुकार और शिकारियों के संकेतों की नकल करते हैं। मतलब ये सिर्फ एकता का प्रतीक नहीं है, बल्कि एकता बनाने और उसे बनाए रखने का एक जरिया है। ये तो बहुत गहरा विचार है। इसी कड़ी में एक संकृत नृत्य का भी जिक्र है। ये पौष के महीने में होता है। हाँ, और ये हमें समुदाय के जीवन के एक और पहलू से जोड़ता है, घर और परिवार। ये नृत्य चौखट की पूजा के बाद घर के दरवाजे पर किया जाता है। चौखट या दहलीज घर की सीमा होती है ना, जो बाहरी दुनिया को अंदर की दुनिया से अलग करती है। जी। तो इस जगह पर नृत्य करके समुदाय एक तरह से अपने घर को पवित्र करता है, उसे बुरी शक्तियों से बचाता है और आने वाले मौसम के लिए तैयार करता है। और इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों का साथ नाचना, वो इस बात का प्रतीक है कि घर दोनों से मिलकर बनता है। अभी हमने सखरत नृत्य की बात की, जहां पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। लेकिन मुझे इन दस्तावेजों में एक बात बहुत दिलचस्प लगी। कई नृत्यों में ये संतुलन नहीं है। कुछ नृत्य तो पूरी तरह से या तो महिलाओं के हैं या पुरुषों के। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये झारखंड के नृत्य परंपराओं का एक बहुत ही आकर्षक आयाम है। जैसे खरसा नृत्य को ही लें। खरसा नृत्य ये पूरी तरह से एक महिला प्रधान नृत्य है। इसमें महिलाएं अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं। लेकिन ये सिर्फ संतुलन का कर्तव्य तो नहीं है। अच्छा। कलश भारतीय संस्कृति में सृजन, उर्वरता और मंगल का प्रतीक है। तो जब एक महिला कलश सिर पर रखकर नृत्य करती है तो वो सिर्फ नाच नहीं रही होती है, वो जीवन देने वाली शक्ति का उत्सव मना रही होती है। और इसमें पुरुषों की क्या भूमिका है? दस्तावेज कहते हैं कि वे सिर्फ वाद्य यंत्र बजाते हैं। ऐसा क्यों? ये भूमिकाओं के सम्मानजनक विभाजन को दिखाता है। इस नृत्य का जो केंद्रीय भाव है वो स्त्री शक्ति और सृजन से जुड़ा है। पुरुष इसमें सीधे भाग न लेकर अपने संगीत से उस शक्ति की आराधना करते हैं, उसे एक आधार प्रदान करते हैं। ये एक तरह का कलात्मक सम्मान है। बिल्कुल। और फिर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, एक ऐसा नृत्य जहां महिलाओं का प्रवेश ही वर्जित है। पाइका नृत्य। पाइका। हाँ, और दस्तावेजों में इसे झारखंड का कलरी पयट्टू कहा गया है। ये तुलना अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये तो एक मार्शल आर्ट नृत्य हुआ।
ये सिर्फ मार्शल आर्ट नहीं, ये एक चलता फिरता युद्ध संग्रहालय है। सोचिए, जब सैनिक या योद्धा युद्ध के मैदान पर नहीं होते थे तो वे अपने कौशल को कैसे जीवित रखते थे? पाइका नृत्य के जरिए। पाइका नृत्य के जरिए। इसमें तलवार और ढाल के साथ आक्रामक और रक्षात्मक मुद्राओं का प्रदर्शन होता है। इसकी हर एक हरकत एक युद्ध रणनीति है। दस्तावेज में एक जगह लिखा है कि नर्तकों की पोशाक में मोर के पंख लगे होते हैं, जो उनकी फुर्ती और सुंदरता को और भी नाटकीय बनाते हैं। ये कला, शौर्य और इतिहास का अद्भुत संगम है। ये जानना भी कितना जरूरी है कि जमशेदपुर में इस कला को बचाने की कोशिशें हो रही हैं। ये सिर्फ एक नृत्य नहीं है, ये एक समुदाय की वीरता की कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही है। बिल्कुल, और इन दो ध्रुवों के बीच हमें हल्का नृत्य जैसा कुछ मिलता है, जहां पुरुष और महिलाएं दोनों हैं लेकिन अलग अलग दलों में। ये भी एक सामाजिक व्यवस्था को दिखाता है। हाँ, ये दिलचस्प है। वे साथ नाच रहे हैं पर फिर भी एक दूरी है, और नृत्य के दौरान पाड़ गीत गाया जाता है और अंत में नर्तक नर्तकी उछलकर एक दूसरे को हल्का करते हैं। इस हल्का करने का क्या मतलब हो सकता है? इसके कई अर्थ हो सकते हैं। एक तो शाब्दिक अर्थ है। The Career Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSC